अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक टू ह्यूमन कंप्यूटर इंटरेक्शन लैब। लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने ग्रुप्स बनाए थे, प्रोजेक्ट सिलेक्ट किए थे और उन प्रोजेक्ट्स के अगेंस्ट फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स लिखे थे। आज के लेक्चर में हम देखेंगे कि मेंटल मॉडल किस तरह से बनाने हैं, स्लिप्स एंड मिस्टेक्स को किस तरह से अवॉइड किया जाता है, एनालॉजीज, कॉग्निटिव लोड और फीडबैक को किस तरह से अपने इंटरफेसेस के अंदर मर्ज किया जाता है। अगर हम बात करें इंसान की, तो इंसान इंफॉर्मेशन को प्रोसेस किस तरह से करता है। हम आउटर वर्ल्ड के लिए एक इंफॉर्मेशन जनरेट करते हैं, आउटर वर्ल्ड उसको प्रोसेस करती है और हमें एक फ़ीडबैक जनरेट करके देती है, एक आउटपुट जनरेट करके देती है, और फिर हम एनालिसिस करते हैं कि जो इनपुट हमने जनरेट की थी, ये फ़ीडबैक उस इनपुट के अगेंस्ट सही है या नहीं है, और उसके सही होने या ना होने के अगेंस्ट हम दोबारा एक इनपुट जनरेट करते हैं। अब वो इनपुट या वो इंटरेक्शन चाहे हम किसी भी इंसान से कर रहे हो, चाहे किसी सिस्टम से कर रहे हो, चाहे किसी मशीन से कर रहे हो, हर साइकिल में एक इनपुट इन्वॉल्व होती है, उसके अगेंस्ट एक प्रोसेस होता है, एक आउटपुट जनरेट होती है और उस आउटपुट को हम एनालाइज करते हैं। जब हम स्पेसिफिकली बात करते हैं कंप्यूटर्स की, तो कंप्यूटर्स के साथ जब इंटरेक्शन करते हैं उसके लिए हमारी 3 सेंसेस यूज़ होती हैं बेसिकली। उन सेंसेस में कौन कौन सी सेंसेस शामिल हैं? सबसे पहले विजुअल्स पे हम टेक्स्ट रीड कर सकते हैं। टेक्स्ट छोटा होता है, बड़ा होता है, कलरफुल होता है। मोशन को डिटेक्ट कर सकते हैं, स्क्रीन पे कोई भी मोशन हो क्विकली सडनली हम उसको डिटेक्ट कर सकते हैं। बाय द एज आई साइट वीक होती है, उस हिसाब से हम किस तरह से पढ़ सकते हैं, क्या नहीं पढ़ सकते हैं, कितना बड़ा पढ़ना है, कितना बड़ा नहीं हम पढ़ सकते। और लाइक वाइज ब्लाइंडनेस, कि अगर कोई ब्लाइंड होगा तो वो किस तरह से इंटरेक्ट करेगा। और अगर हम बात करें कलर्स की, तो कुछ लोग होते हैं वो सब कलर्स देख सकते हैं, उनको कलर स्पेक्ट्रम के तमाम कलर्स नज़र आते हैं, लेकिन कलर ब्लाइंड लोगों को कलर स्पेक्ट्रम के तमाम कलर्स नज़र नहीं आते। वो कुछ रंगों में तमीज़ कर सकते हैं, कुछ रंगों में तमीज़ नहीं कर सकते। अगर हम गर्ल्स की बात करें तो 1 in 200 गर्ल्स आर कलर ब्लाइंड, और अगर हम बॉयज़ में ये रेशो देखें तो 1 in 12 बॉयज़ आर कलर ब्लाइंड। सेकेंड सेंस है हमारी ऑडिटरी, कि हम क्या सुन सकते हैं, क्या नहीं सुन सकते। हम हाई लो फ्रिक्वेंसीज सुन सकते हैं, हम हाई लो साउंड सुन सकते हैं। लाइकवाइज हम बता सकते हैं कि कौन सी विस्पर है और कौन सा लाउड साउंड है। इसी तरह से कुछ साउंड्स ऐसे हैं जो कि हमें सुनना पसंद नहीं है, जिसमें शोर हो गया या कुछ बुरे साउंड्स हो गए, कुछ शार्प साउंड हो गए, तो वो साउंड जो है वो ह्यूमन ईयर सुनना पसंद नहीं है। इसी तरह से हमारी हैप्टिक सेंसेस हैं, हैप्टिक सेंसेस जिनको हम थ्रू स्किन फील कर सकते हैं। उसमें हमारे प्रेशर है, वाइब्रेशन है, टेम्परेचर है, इनको हम फील कर सकते हैं। लाइक कि मोबाइल वाइब्रेट करते हैं, या किसी सिस्टम का टेम्परेचर ज़्यादा हो जाता है, या प्रेशर भी हम स्किन पर फील कर सकते हैं। तो दिस इज़, जब हम कंप्यूटर के साथ इंट्रैक्शन करते हैं तो हमारी 5 सेंसेस में से बेसिकली ये 3 सेंसेस जो हैं वो ज़्यादा फंक्शनल होती हैं। इन 3 सेंसेस के बाद हमारी कॉग्निटिव एबिलिटीज़ आ जाती हैं। कॉग्निटिव एबिलिटीज़ हमारे ब्रेन से जनरेट होती हैं, जिसमें मेमोरी जो है वो कोर फंक्शन जो है वो ऑपरेट करती है। अगर हम मेमोरी को देखें तो ओवर द टाइमलाइन मेमोरी की 3 टाइप्स हैं: परसेप्चुअल स्टोर, शॉर्ट टर्म मेमोरी एंड लॉन्ग टर्म मेमोरी। परसेप्चुअल स्टोर वो मेमोरी है जो बहुत ही थोड़े टाइम के लिए, फॉर सेकेंड्स एग्जिस्ट करती है, उसके बाद डिके हो जाती है। इसमें 3 तरह की मेमोरीज आ जाती हैं। विजुअल स्पेशियल पैड, जिसमें आप बता सकते हैं, अगर आपने किसी चीज़ को देखा हो तो आप उसकी लोकेशन थोड़ी बहुत याद रख सकते हैं। फॉर एग्जांपल घर में भी अक्सर कोई चीज़ पड़ी होती है तो हमें एग्जैक्ट तो याद नहीं होता कि वो चीज़ कहाँ पे पड़ी थी, लेकिन हम बता सकते हैं कि हमने उसको यहाँ कहीं देखा था। लाइकवाइज फोनोलॉजिकल लूप, कि हमें आवाज़ें जो हैं उनकी पिच फ्रीक्वेंसी याद रह जाती है हल्की। फॉर एग्जांपल अगर किसी फिल्म स्टार की आवाज़ है तो हमें याद रह जाता है कि अच्छा उस फिल्म स्टार की आवाज़ ऐसी थी या उस टीचर की आवाज़ ऐसी है। और एपिसोडिक बफर, कि जब हम कोई चीज़ देख रहे होते हैं या कोई इंसान कोई बात कर रहा होता है तो हमें उसकी बात में से थोड़ी थोड़ी चीज़ें याद रह जाती हैं। पूरी बात याद नहीं रहती या हर सेंटेंस याद नहीं रहता, हम मोटी मोटी इन्फॉर्मेशन को पिक कर लेते हैं। परसेप्चुअल स्टोर का डीके इस बात पे भी डिपेंड करता है कि इंसान का किसी चीज़ के साथ एक्सपीरियंस कितना है। अगर हमारा एक्सपीरियंस किसी चीज़ के साथ ज़्यादा होगा तो हमारे परसेप्चुअल स्टोर का डीके उतना आहिस्ता होगा, और अगर हमारा एक्सपीरियंस कम होगा तो परसेप्चुअल स्टोर का डीके उतना ही ज़्यादा होगा, उतनी तेज़ी से होगा। तेज़ी से वो इन्फॉर्मेशन जो है वो हमारे ब्रेन से आहिस्ता आहिस्ता करके जो है वो निकलती जाएगी।
और ये तमाम चीज़ें जो वो सेंट्रल एग्जेक्टिव यानी कि हमारा ब्रेन जो है वो कंट्रोल कर रहा होता है कि किस इन्फॉर्मेशन को हमने जल्दी डिस्कार्ड कर देना है, किस इन्फॉर्मेशन को हमने रखना है, कौन सी इन्फॉर्मेशन ज़रूरी है, किसको प्रायोरिटी देनी है, किसको नहीं देनी है, कौन सी इन्फॉर्मेशन एक्सट्रैक्ट करनी है किसी एक पर्टिकुलर बात में से, और कौन सी इन्फॉर्मेशन जो है वो इग्नोर कर देनी है। परसेप्चुअल स्टोर के बाद हमारे पास शॉर्ट टर्म मेमोरी आती है। जब हम शॉर्ट टर्म मेमोरी की बात करते हैं तो शॉर्ट टर्म मेमोरी में वो चीज़ें आती हैं जो कि हम थोड़े लंबे अरसे के लिए याद रख सकते हैं, और वो चीज़ें जो हम याद रखते हैं वो थ्रू चंकिंग याद रखते हैं। चंक्स इसके एक कुछ कैरेक्टर्स का कम्बिनेशन। साइंटिस्ट या रिसर्च हमें ये कहती है कि ह्यूमन ब्रेन एक टाइम पर 4 to 5 चंक्स याद रख सकता है। कुछ रिसर्चेस इसको 7 चंक्स तक भी कहती हैं, लेकिन मोस्टली जो है वो 4 to 5 चंक्स। अब चंक्स क्या होते हैं? चंक्स इज़ कम्बिनेशन ऑफ वर्ड्स। जब हम चंकिंग की बात करते हैं या हम कहते हैं कि ह्यूमन ब्रेन चंक्स को याद रखेगा, तो वो एक पर्टिकुलर तरीके से याद रखता है। फॉर एग्जांपल अगर यहाँ पर इंग्लिश के कुछ वर्ड्स दिए हुए हैं और अगर आप इनको पढ़ें तो हमारा ब्रेन जो है वो इनमें से वो वर्ड्स सबसे पहले जल्दी पिक कर लेगा जो जिनके साथ हमारा पहले भी एक्सपीरियंस रहा है, जो काइंड ऑफ हमारी ब्रेन की डाटाबेस में पहले से स्टोर हैं। फॉर एग्जांपल राइट साइड पे पपी और वॉच हैं। उसके बाद वो वर्ड्स आएंगे जिनसे हम कोई ना कोई मीनिंग एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं या वर्ड्स के कम्बिनेशन से कोई वर्ड बना सकते हैं। लाइक वे सेंट्रल वर्ड्स हैं पोडैप और रेक्सिक। उसके बाद वो वर्ड्स आएंगे जो कि रैंडम वर्ड्स हैं जिनसे ब्रेन ना तो कोई मीनिंग एक्सट्रैक्ट कर सकता है, ना ही वो उनसे जो है कोई वर्ड बना सकता है। तो सबसे पहले जो है वो ऐसे वर्ड्स का डीके हो जाएगा चंकिंग में। उसके बाद वो वर्ड्स जिनके कॉम्बिनेशन से हमने कोई एक वर्ड बना लिया, और सबसे एंड पे वो वर्ड्स जो हमारी ब्रेन की डाटाबेस में स्टोर हैं, जो हम बार बार रिवाइज करते रहते हैं। सिमिलरली चंकिंग में होता है कि हम ग्रुप्स में जो है वो नंबर्स, डिजिट्स या वर्ड्स को याद कर लेते हैं। जैसे हम अपने मोबाइल नंबर्स याद करते हैं तो हम उनके कॉम्बिनेशन बना लेते हैं, या अगर किसी के डिजिट्स में ही रोल नंबर्स हों तो वो रोल नंबर्स को भी कॉम्बिनेशन बना लेते हैं। जैसे मैट्रिक और एफएससी में रोल नंबर्स को हम कॉम्बिनेशंस के थ्रू याद रखते थे। तो दिस इज़ चंकिंग कि हम वर्ड्स में जो है हमारा ब्रेन जो है वो वर्ड्स में इंफॉर्मेशन को प्रोसेस करता है, वर्ड्स में ही उसको स्टोर करता है और वर्ड्स में ही उसको याद रखता है। तभी जब हम कोई टेक्स्ट रीड कर रहे होते हैं, अगर विद इन द टेक्स्ट कोई स्पेलिंग मिस्टेक भी हो जाए तो हमारा ब्रेन, क्योंकि कैरेक्टर बाय कैरेक्टर उस वर्ड को नहीं पढ़ रहा होता है, वर्ड बाय वर्ड इंफॉर्मेशन प्रोसेस कर रहा होता है, तो हम स्पेलिंग मिस्टेक के साथ भी वर्ड को प्रोसेस कर लेते हैं। शॉर्ट टर्म मेमोरी के बाद हमारी ब्रेन का थर्ड पार्ट है लॉन्ग टर्म मेमोरी। लॉन्ग टर्म मेमोरी में वो तमाम इंफॉर्मेशन सेव होती है जिसको आप बार बार रिवाइज करते हैं। अगर आपका फ़ोन नंबर है, आप उसको बार बार याद रखते हैं तो वो आपकी लॉन्ग टर्म मेमोरी में सेव हो जाता है। इसी तरह से आपका नाम हो गया, आपके घर वालों की डिटेल्स हो गई, आपके कुछ थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट्स हो गए, आपके मैथमेटिक्स के फार्मूलाए हो गए। जिन चीज़ों को आप बार बार रिवाइज करेंगे वो आपकी लॉन्ग टर्म मेमोरी में सेव रहेंगे। जिनको आप बार बार रिवाइज नहीं करेंगे वो शॉर्ट टर्म मेमोरी में थोड़ी देर के लिए सेव रहेंगे और बाद में डिके होता जाएगा उस मेमोरी का। जब हम मेमोरी की बात करते हैं तो एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट आता है कॉग्निटिव लोड का। कॉग्निटिव लोड इज़ बेसिकली ब्रेन की फंक्शनल कैपेबिलिटी की है कि एक ब्रेन कितना लोड उठा सकता है, कितनी कॉग्निटिव एबिलिटीज़ परफॉर्म कर सकता है। अगर हमारे ब्रेन के ऊपर एज सच कोई और किसी और चीज़ का लोड ना हो, कोई और प्रोसेसिंग ना करनी हो, तो हमारे ब्रेन की जो कैपेबिलिटी है वो 100% होती है। लेकिन जब हम डिफरेंट चीज़ों के ऊपर ऑपरेट करते हैं तो वो एबिलिटी डिवाइड होती जाती है। फॉर एग्जांपल अगर हमने कोई कैलकुलस की प्रॉब्लम सॉल्व करनी है और हमारा ब्रेन जो है वो 60% अपनी कैपेबिलिटीज़ जो हैं वो उस कैलकुलस की प्रॉब्लम सॉल्व करने पे लगाता है। अब ये भी डिपेंड करता है कि जिस कॉन्टेक्स्ट में हम वो काम कर रहे हैं उस कॉन्टेक्स्ट के लिहाज से हमारा ब्रेन कितनी कैपेबिलिटीज़ यूज़ करेगा। अगर हम घर में बैठे हुए हैं और हमें और कोई सब्जेक्ट का होमवर्क नहीं मिला हुआ और हमें सिर्फ एक कैलकुलस की प्रॉब्लम ही सॉल्व करनी है, तो हमारा ब्रेन मोर फंक्शनल तरीके से उस प्रॉब्लम को सॉल्व करेगा। लेकिन अगर वही प्रॉब्लम हमें एग्ज़ाम में दे दी जाए तो 60% ब्रेन जो है वो हमारा कैलकुलस की प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए यूज़ हो रहा होता है। 50% ब्रेन हमारा स्ट्रेस में होता है कि हमने विद इन लिमिटेड टाइम्स प्रॉब्लम को सॉल्व करना है, हमारे साथी कॉलीग ने या हमारे साथ वाले स्टूडेंट ने इसको पहले कर लिया है, कोई एक्स्ट्रा शीट मांग रहा है, तो हमारे जहन के ऊपर वो सारे प्रेशर होते हैं।
तो दिस इज़ उससे ब्रेन की कॉग्निटिव एबिलिटीज़ जो हैं उनके ऊपर भी इफ़ेक्ट होता है। पहले हमारा ब्रेन जो 60% एबिलिटीज़ कैलकुलस की प्रॉब्लम को यूज़ करने के लिए यूज़ कर रहा था, अब वो कॉन्टेक्स्ट डिपेंडेंट होकर बाकी चीज़ों को भी देखते हुए 50% पर आ गया है। तो जिस तरह से हमारा ब्रेन एक्ट करता है डिफरेंट कॉन्टेक्स्ट में डिफरेंट चीज़ों के ऊपर, और किस तरह से वो लोड डिवाइड करता है। जब हम इंटरफेसेस के साथ काम कर रहे होते हैं तो इंटरफेसेस में भी हमारा ब्रेन इसी तरह से लोड को डिवाइड करता है कि कितना हिस्सा जो है वो टास्क पर लगाना है, कितना फोकस टास्क पे करना है, जो काम हम करना चाह रहे हैं वो किस तरह से करना है। और अगर हमने इंटरफेस को लर्न करना है, अगर कोई इंटरफेस न्यू है, कोई एक्सपीरियंस न्यू है, इंटरफेस नई लर्न करने वाली है, तो कितना हिस्सा जो है वो इस इंटरफेस को लर्न करने पर निकालना है। अगर हम एक सिंपल सी एग्जांपल लें जीपीएस यूज़ करने की, अगर हम जीपीएस यूज़ कर रहे होते हैं तो उस इंटरफेस को यूज़ करते हुए हमारा सारा फोकस सिर्फ उस इंटरफेस के ऊपर नहीं होता। इंटरफेस हमें क्या बता रही है, हमने राउट को किस तरह से प्लान करना है, हमारे इर्द गिर्द से कार्स किस तरह से आ रही हैं, हमने किस तरह से अपना वे निकालना है, उसमें से किस तरह से हमने सिग्नल्स देखने हैं, गाड़ी को लेफ़्ट राइट मोड़ना है, अपनी ड्राइविंग स्पीड को किस तरह से देखना है, ये तमाम चीज़ें। तो दिस इज़ के उस इंटरफेस को यूज़ करते हुए हमारा सारा फोकस जीपीएस की इंटरफेस के ऊपर नहीं है, सिर्फ डिपेंडिंग अपॉन कॉन्टेक्स्ट क्या है, हमारा ब्रेन उस लिहाज से अपनी एबिलिटीज़ को, उस लोड को डिवाइड कर रहा है। अगर हम बात करते जब जीपीएस की एप्लीकेशंस नहीं होती थी, हमें खुद ही से राउट याद करने पड़ते थे। अगर हम किसी फ्रेंड की तरफ जाते थे वो हमें याद करवा देता था कि आपने इस जगह से मुड़ना है, या इस जगह पर आपने जो है वो देखना है कि ये वाला सिग्नल आ रहा है नहीं आ रहा, या इस जगह पर आपने इस पर्टिकुलर शॉप के बाद आपने मुड़ जाना है, इस गली में मुड़ जाना है। तो जब हम ड्राइव करते थे हमें ना सिर्फ ड्राइविंग देखनी पड़ती थी बल्कि हमें वो तमाम चीज़ें भी देखनी पड़ती थी कि हाँ अब ये वाली शॉप आएगी तो उसके बाद मैंने मुड़ जाना है, अब ये वाला सिग्नल आएगा तो उसके बाद मैंने यू टर्न ले लेना है। लेकिन जीपीएस की एप्लीकेशंस हमें हेल्प आउट किस तरह से करती हैं कि हम सिर्फ लोकेशन मंगवा लेते हैं, ड्राइविंग करने के साथ साथ एप्लीकेशन हमें खुद बताती है कि आपने विदिन 300 मीटर्स जो है वो लेफ़्ट टर्न ले लेना है, या आपने नेक्स्ट यू टर्न ले लेना है, या आपने अगले राउंड अबाउट से थर्ड एग्जिट ले लेना है। तो दिस चीज़ के इंटरफेस हमारा लोड डिवाइड कर रही है, हमारा कॉग्निटिव लोड डिवाइड कर रही है। वो तमाम चीज़ें जो हमें पहले खुद से देखनी पड़ती थी उसमें से आधी चीज़ें अब इंटरफेस देख रही है, या आधी चीज़ें एप्लीकेशन देख रही है, और बाकी की आधी चीज़ें जो है वो हम खुद देख रहे हैं। तो यहाँ से जनरेट होता है एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, एंड दैट इज़ डिस्ट्रीब्यूटेड कॉग्निशन, कि हम अपने कॉग्निटिव लोड को किस तरह से आर्टिफैक्ट्स या इंटरफेसेस के साथ डिवाइड करते हैं। So basically distributed cognition just model of cognition should be extended outside of mind, कि जो तमाम के तमाम काम, जो तमाम के तमाम कॉग्निटिव लोड पहले दिमाग को बर्दाश्त करना पड़ता था, हमारे माइंड को बर्दाश्त करना पड़ता था, ब्रेन को एबिलिटीज़ यूज़ करनी पड़ती थी, वो हम डिवाइड कर दें इंटरफेसेस के साथ, आर्टिफैक्ट्स के साथ। अगर हम बहुत सिंपल एग्जांपल लें तो फॉर एग्जांपल अगर हमने दो नंबर्स को ऐड करना है, टू लार्ज नंबर्स को ऐड करना है, और अगर हम सिर्फ अपना दिमाग लड़ाएं कि हमने थाउजेंड्स में जो है वो दो नंबर्स को ऐड करना है, तो हमें बहुत ज़्यादा चीज़ों का हिसाब करना पड़ेगा या ख्याल रखना पड़ेगा। पहले नंबर कौन से हैं, ए और बी, फिर कहाँ कहाँ से कैरी आ रहा है, वो कैरी फॉरवर्ड किस किस नंबर में हो रहा है, और एंड पर उनका सम क्या है। लेकिन अगर हम यही दो नंबर किसी पेज के ऊपर लिख लें तो उससे क्या होगा, हमें दोनों नंबर्स याद नहीं रखने पड़ेंगे, हम सिर्फ एडिशंस करेंगे यूनिट बाय यूनिट नंबर्स की, और कैरी हमें याद नहीं रखना पड़ेगा, कैरी भी हम पेज पर लिख रहे होंगे, और एंड पर जो सम आ रहा होगा वो भी हमें याद नहीं रखना पड़ेगा, वो भी पेज पे हमारे सामने लिखा हुआ होगा। तो जिस चीज़ के सिर्फ कॉपी पेन का इस्तेमाल करने से हमने इतना कॉग्निटिव लोड रिमूव कर लिया है। और अगर हम यही कैलकुलेटर यूज़ कर लें या कोई सिस्टम यूज़ कर लें तो हमें सिर्फ नंबर्स को इनपुट करना है, बाकी सारा काम सिस्टम कर देगा, इवन कैलकुलेशंस भी सिस्टम परफॉर्म कर देगा। तो दिस इज़ हाउ आवर कॉग्निटिव लोड इज़ बीइंग डिस्ट्रीब्यूटेड ओवर पेज और ओवर इंटरफेस। और लाइकवाइज अगर हम पावर पॉइंट की एग्जांपल लें, एक सिंपल से इंटरफेस है, जब हम पावर पॉइंट में काम कर रहे होते हैं तो पावर पॉइंट में काम करते हुए हम जिस मेन स्लाइड के ऊपर काम कर रहे होते हैं उसमें कोई टेक्स्ट एंटर कर रहे होते हैं, तो वो हमें साथ साथ सजेशंस दे रहा होता है
कि आप जो है अगर कोई पिक्चर ऐड किया तो डिज़ाइन सजेशंस दिए हैं। अगर मैंने हेडिंग लिखी है और मेरी पूरी हेडिंग का थीम ग्रीन है, रेड है या व्हाटसएवर है, तो उसके अगेंस्ट ही नई स्लाइड जनरेट करते हुए उस थीम का ध्यान रख रहा होता है। मुझे खुद से कलर नहीं चेंज करने पड़ रहे होते, मुझे खुद से फ़ॉन्ट नहीं सेट करने पड़ रहे होते। एक स्लाइड का बैकग्राउंड सेलेक्ट करूँ और तमाम स्लाइड से अप्लाई कर दूँ, वो हो जाता है। ट्रांजिशन सेलेक्ट करूँ, तमाम पे अप्लाई कर दूँ, तो वह तमाम पे अप्लाई हो जाता है। तो दिस इज़ कि मुझे वन बाय वन नहीं सोचना पड़ता या वन बाय वन नहीं अप्लाई करना पड़ता है कि स्लाइड पर ये करना है, स्लाइड पर ये करना है, स्लाइड पर ये चीज़ें सेट करनी है। सिस्टम वो तमाम काम खुद ही कर देता है। लाइफ एज डिक्शनरी है। अगर कोई स्पेलिंग गलत हो जाए तो सिस्टम उसकी सजेशन दे देता है कि ये गलत है स्पेलिंग और आप इनमें से कोई एक चूज़ कर लें। अगर हमने एक दो वर्ड्स आगे पीछे कर दिए हो या उन कैरेक्टर्स की पोजीशन स्विच कर दी हो, तो सिस्टम उसको सही तरह से खुद ही स्विच बैक कर देता है कि पहले एन नहीं आना था, पहले आई आना था, तो सिस्टम उसको खुद ही से ठीक कर देता है। तो दिस इज़ आवर कॉग्निटिव लोड इज़ बीइंग डिस्ट्रीब्यूटेड विद इंटरफेस। अगर हम प्रोग्रामिंग टूल में प्रोग्रामिंग कर रहे हों तो सिंटेक्स का ध्यान रखना, ब्रैकेट्स का ध्यान रखना, कॉमास का ध्यान रखना, कीवर्ड्स का ध्यान रखना, ये सिस्टम सारे काम हमारे लिए कर रहा होता है। तो हमें ये तमाम चीज़ें खुद से याद नहीं रखनी पड़ती। अगर हम इमेजिन करें कि हम सिर्फ नोट पैड के ऊपर कोई प्रोग्रामिंग लिख रहे हैं, नोट पैड के ऊपर कोई जावा का कोड लिख रहे हैं, तो उसमें कितना फ़र्क होगा कि हम किसी हाई फाई टूल के ऊपर जो है कोई कोड लिख रहे हैं। हमें किन किन बातों का ध्यान टूल पर नहीं रखना पड़ेगा और किन किन बातों का ध्यान जो है वो हमें नोट पैड की फ़ाइल में रखना पड़ेगा। हमारी सेंसेस और हमारी कॉग्निटिव एबिलिटीज़ के बाद हमारा फिज़िकल सिस्टम भी आ जाता है, दैट इज़ कॉल्ड मोटर सिस्टम। कि फ़िज़िकली हमारे लिए क्या क्या करना पॉसिबल है या नहीं है। उसमें दो चीज़ें आ जाती हैं, ग्रॉस मोटर स्किल्स एंड फाइन मोटर स्किल्स। ग्रॉस मोटर स्किल्स इसके हमारी ओवरऑल बॉडी कौन कौन से फंक्शंस जो है वो कर सकती है या नहीं कर सकती। और फाइन मोटर स्किल्स में कि हम कितना प्रिसाइजली कोई काम कर सकते हैं नहीं कर सकते। फॉर एग्जांपल अगर एक लाइन लगी हुई है, उस लाइन के अगेंस्ट कैंची से कट लगाना या किसी एक पर्टिकुलर बटन को हिट करना, अब ये चीज़ें क्यों मैटर करती हैं? वो इसलिए मैटर करती हैं कि फॉर एग्जांपल हमने जब स्क्रीन के ऊपर चीज़ों को कॉम्पैक्ट करते हैं, जिस तरह से हमारी मोबाइल लॉक होता है और हमारी थीम स्क्रीन्स आ रही होती हैं, उनके ऊपर चीज़ों को कॉम्पैक्ट करते हैं, तो आइकन्स को कितना पास रखना है, कितना दूर रखना है, आइकन्स का डिज़ाइन किस तरह से करना है, इंटरफेस का डिज़ाइन किस तरह से करना है कि यूज़र किसी एक पर्टिकुलर चीज़ को क्लिक करना चाहे तो वो उसी चीज़ को क्लिक करे। फॉर एग्जांपल अगर राइट वाली स्क्रीन में मैं देखूँ, क्रॉस का बटन है म्यूज़िक के वाली स्क्रीन के ऊपर और फॉरवर्ड का बटन है और स्टॉप का बटन है, तो उनके दरमियान कितना डिस्टेंस रखना है कि अगर मैं क्रॉस के बटन पे क्लिक करना चाहूँ तो मैं क्रॉस के बटन पे ही क्लिक करूँ, गलती से फॉरवर्ड के बटन पे क्लिक ना कर दूँ। तो इसी तरह अगर लेफ़्ट वाली स्क्रीन है तो उसका डिज़ाइन किसी और तरीके से है, उसमें क्रॉस का बटन फॉरवर्ड के बटन से काफ़ी दूर है। तो थिंग इज़ कि अगर मैं क्रॉस के बटन पे क्लिक करना चाहूँगी तो मेरे चांसेस है कि 100% चांसेस है मोर और लेस कि वहीं पर क्लिक होगा। लेकिन राइट वाली जो है स्क्रीन, उसमें इतने चांसेस नहीं है, हो सकता है कि क्रॉस की बजाय फॉरवर्ड के बटन पर भी क्लिक हो जाए। तो ये भी आप लोगों को ध्यान रखना पड़ता है कि किस एज ग्रुप को हम टारगेट कर रहे हैं, कि वो कितना उसका जो टच है वो प्रिसाइज होगा, किस तरह के फंक्शन मोटर सिस्टम को या किस तरह की फ़िज़िकल एबिलिटीज़ वाले लोगों को हम प्रिसाइज कर रहे हैं विद रिस्पेक्ट टू ब्लाइंडनेस या कोई डिसेबिलिटी। उस हिसाब से हम देखते हैं कि किस तरह से हमने अपने इंटरफेसेस को डिज़ाइन करना है। अब इन फिज़िकल एंड कॉग्निटिव एबिलिटीज़ के बाद हमारे पास आते हैं मेंटल मॉडल। मेंटल मॉडल जो है, दिस इज़ इन सिंपल वर्ड इज़ बेसिकली इन एन इमेज जो कि हम एक्सट्रैक्ट करते हैं किसी भी इंटरफेस से। इसके 4 कंपोनेंट्स होते हैं। अफोर्डेंस, जब हम किसी चीज़ को देखेंगे तो हम क्या गेस कर पाते हैं कि ये ऑब्जेक्ट क्या करेगा या ये पर्टिकुलर इंटरफेस का हिस्सा क्या एक्टिविटी परफॉर्म करेगा। मैपिंग, इसका रिलेशन किस चीज़ के साथ होगा। कंस्ट्रेंट्स, हम क्या कर सकते हैं इसके साथ, क्या नहीं कर सकते हैं। एंड कॉजैलिटी, जब हम इसके ऊपर कोई काम कर लेंगे तो उसके आफ्टर इफेक्ट्स क्या जनरेट होंगे। अगर हम सिंपल एग्जांपल्स देखें तो हमारे पास 2 टाइप की अफोर्डेंस होती है, परसीव्ड अफोर्डेंस और रियल अफोर्डेंस। परसीव्ड अफोर्डेंस इज़ कि यूज़र जब किसी चीज़ को देखेगा तो क्या परसीव करेगा, और रियल अफोर्डेंस इज़ कि उसकी एक्चुअल अफोर्डेंस है क्या। फॉर एग्जांपल एक वेल नोन हमारे पास एग्जांपल है हमारी डीवीडी ड्राइव की, कि अगर हम परसीव अफोर्डेंस की बात करें तो कोई अनएक्सपीरियंस यूज़र ये भी परसीव कर सकता है कि दिस इज़ अ कप होल्डर, और अगर हम एक्सपीरियंस यूज़र की बात करें तो उसकी एक्चुअल अफोर्डेंस ये है कि हम इसमें कोई भी डीवीडी या सीडी जो है वो इंसर्ट कर सकते हैं। जब हम अफोर्डेंस की बात करते हैं और हम चाहते हैं कि हमारे इंटरफेसेस में यूज़र वही अफोर्डेंस परसीव करे जो कि उस ऑब्जेक्ट की एक्चुअल प्रॉपर्टी है, तो हम सिग्निफायर्स ऐड करते हैं।
सिग्निफायर्स बेसिकली कि आप कोई भी नोट, कोई भी टेक्स्ट या किसी भी फॉर्म में यूज़र को बता सकते हैं कि बेसिकली ये चीज़ है किस लिए। अब फॉर एग्जांपल ग्रीन कलर का फ़ोन का आइकन है, वो बता रहा है कि यहाँ से आप कॉल्स कर सकते हैं, लेकिन हमने नीचे फ़ोन भी लिख दिया है। इस तरह मेल के नीचे मेल भी लिख दिया है, ब्राउजिंग के नीचे सफारी लिख दिया और म्यूज़िक के नीचे म्यूज़िक भी लिख दिया। तो दिस इज़ सिग्निफायर। आइकन्स तो इंडिकेट कर ही रहे हैं कि इन चीज़ों का क्या पर्पस है, लेकिन उनके नीचे टेक्स्ट भी जो है वो उसको हाईलाइट कर रहा है। मैपिंग इज़ कि हम जो भी फंक्शन परफॉर्म करेंगे उसके अगेंस्ट रिएक्शन किस तरह से होगा। अगर हम स्टीयरिंग की बात लेते हैं तो स्टीयरिंग जो है वो मैप हुआ होता है टायर्स के साथ। अगर हम स्टीयरिंग को लेफ़्ट करेंगे तो टायर्स लेफ़्ट साइड पर हो जाएंगे, राइट करेंगे तो राइट साइड पर हो जाएंगे। इस तरह स्विचेस होते हैं, अगर हमने स्विचेस पर्टिकुलर अरेंजमेंट्स में लगाए हुए हैं और वो रूम की पर्टिकुलर लाइट्स के साथ मैप्ड हैं, तो राइट वाली जो है स्विच वो राइट वाली लाइट को ही ऑन करेगा, लेफ़्ट वाला स्विच है वो लेफ़्ट वाली लाइट को ही ऑन करेगा। इस तरह हमारी स्क्रॉलिंग बार्स हो गई, वर्टिकल स्क्रॉलिंग बार, हॉरिजॉन्टल स्क्रॉलिंग बार, वो मैप करती है कि हम वर्टिकल स्क्रॉलिंग करेंगे या हॉरिजॉन्टल पेज को स्क्रॉल करेंगे। कंस्ट्रेंट्स हैं कि हम क्या कर सकते हैं, क्या नहीं कर सकते। कैलकुलेटर की कंस्ट्रेंट है कि हम किसी चीज़ को ज़ीरो से डिवाइड नहीं कर पाते। इस तरह लॉगिन की कंस्ट्रेंट्स हैं कि हमने ईमेल और पासवर्ड लाजमी देना है। लाइकवाइज ईमेल या यूज़र नेम रखने की भी कंस्ट्रेंट्स होती हैं, पासवर्ड रखने की भी कंस्ट्रेंट्स होती हैं कि स्पेशल कैरेक्टर या कैपिटल कैरेक्टर उसमें लाजमी होना चाहिए। कॉजेलिटी है कि किसी चीज़ का इफ़ेक्ट क्या होगा। फॉर एग्जांपल अगर हम कोई भी चीज़ अप्लाई करते हैं, अगर ये एक फ़ोटो टूल है, एडोबी फ़ोटोशॉप हो गया, कुछ भी हो गया, उसमें हम RGB कलर्स को चेंज करते हैं। अभी हमने कलर्स को अप्लाई नहीं किया, लेकिन हम सिर्फ RGB की वैल्यूज़ चेंज करके देख रहे हैं। तो अगर मैं इस लेफ़्ट वाली इस पिक्चर में जो है वो किसी एक कलर की वैल्यू चेंज करूँ, रेड कलर की वैल्यू चेंज करूँ, तो उसका इफेक्ट किस तरह से होगा। दिस इज़ कॉजेलिटी। इसी तरह से अगर हम अपनी पावर पॉइंट में भी एग्जांपल लेकर देख लें, फॉर एग्जांपल अगर यहाँ पर हैं और यहाँ पर हमारे पास ट्रांजिशंस हैं, ट्रांजिशंस में हम देख सकते हैं कि किस तरह से अगर हम कोई ट्रांजिशन अप्लाई करेंगे तो उसका इफेक्ट क्या होगा। एनिमेशन में किसी एक पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट के ऊपर कोई एनिमेशन अप्लाई करेंगे तो उसका इफेक्ट क्या होगा। लाइकवाइज अगर यहाँ पर मैं इसका कलर चेंज करना चाहती हूँ और यहाँ से मैं कोई कलर सेलेक्ट कर रही होती हूँ तो पीछे कलर चेंज हो रहा है। इन अदर वर्ड्स कि किसी भी कलर को सिलेक्ट करने के बाद उसका इफेक्ट क्या होगा, वो क्या कॉस्ट जनरेट करेगा। ये सब चीज़ें हमें बताती हैं कि किस तरह से इंटरफेस को हम ज़्यादा इजीली यूज़ कर सकते हैं। मेटाफोर्स एंड एनालॉजीज होते हैं कि हम किस तरह से रियल वर्ल्ड कॉन्सेप्ट्स को अपने इंटरफेसेस में इम्प्लीमेंट कर सकते हैं थ्रू आइकन्स, थ्रू इम्प्लीमेंटेशंस, थ्रू डिज़ाइन। फॉर एग्जांपल अगर हम कहते हैं कि क्वालिटी स्टाइल है तो वो हमारे रियल कीबोर्ड से इनहेरिट हुआ हुआ है। इसी तरह से अगर रिसाइकिल बिन या माई कंप्यूटर का जो आइकन का डिज़ाइन का कॉन्सेप्ट है वो आपकी डस्टबिन या आपके डेस्कटॉप कंप्यूटर से इनहेरिट हुआ हुआ है। स्टिकी नोट्स का कॉन्सेप्ट जो है वो हम जिस तरह से स्टिकी नोट्स पर्टिकुलरली लगाते हैं अपने वाइट बोर्ड्स के ऊपर या कहीं भी रिमाइंडर्स लगाते हैं उससे इनहेरिट हुआ हुआ है। जो हमारे पास क्लिपी का कॉन्सेप्ट था वो एक गाइड जिस तरह से होता है जो हमारे एरर्स ठीक कर रहा हो या हमें सजेशंस दे रहा हो, उसके वहाँ से कॉन्सेप्ट से इनहेरिट हुआ हुआ है। इसी तरह से अगर हम फेसबुक का जो पुराना वर्जन था या हम कोई भी न्यूज़पेपर की वेबसाइट देखते हैं, ब्लॉग की वेबसाइट देखते हैं, तो वो तमाम के तमाम कॉन्सेप्ट जो हैं वो रियल वर्ल्ड से ही इनहेरिट हुए हुए हैं। न्यूज़पेपर की वेबसाइट जिस तरह से रियल न्यूज़पेपर होता है उसी तरह से होती हैं। मेन हेडिंग्स होती हैं, आप उन हेडिंग्स पे क्लिक करते हैं तो आप बकिया हिस्से या उसके बाकी सेक्शन पे चले जाते हैं। तो दिस इज़ कि आप इंटरफेसेस में किस तरह से कॉन्सेप्ट्स अप्लाई करते हैं। जिस तरह से यूज़र नेम के साथ बंदा बना देना या फिर पासवर्ड के साथ की बना देना, तो दिस इज़ कि आप किस तरह से यूज़र को बेहतर तरीके से बताते हैं कि ये चीज़ें इस चीज़ को इंडिकेट करती हैं। उसके बाद एरर्स हैं। पहली टाइप है एरर्स की स्लिप्स तब होती हैं जब यूज़र का मेंटल मॉडल सही बना होता है फिर भी उससे गलती हो जाती है, इनके अनइंटेंशनल एरर हो जाता है। फॉर एग्जांपल अगर हमसे हमारी इंटरफेस हमें ये कहती है कि हमने वर्क को सेव करना है या नहीं करना, और इस डायलॉग बॉक्स का हमें मतलब पता है कि अगर हम येस करेंगे तो ही काम सेव होगा, नो करेंगे तो नहीं होगा, लेकिन हम अनइंटेंशनली नो प्रेस कर देते हैं, तो दैट इज़ अ स्लिप। मिस्टेक तब होती है जब हमारा मेंटल मॉडल ही सही नहीं बना होता और हमें पता ही नहीं होता कोई एक्शन परफॉर्म कैसे करेगा। फॉर एग्जांपल अगर रिवर्ट सेटिंग के बटन का मतलब ये है कि आपने जो भी चेंजेस की हैं अगर आप उसको रिवर्ट करोगे तो इससे पिछली चेंजेस सेव हो जाएंगी। अब यूज़र का अगर मेंटल मॉडल ये बना हो कि येस करने से चेंजेस सेव होती हैं और नो करने से नहीं होती, और वो इस केस में अपने चेंजेस को सेव करना चाहता है लेकिन वो येस प्रेस कर देता है, तो उसकी चेंजेस सेव नहीं होंगी। तो दिस इज़ अ मिस्टेक कि उसका मेंटल मॉडल ही जो है वो सही तरीके से जनरेट
नहीं हुआ। उसके बाद है फीडबैक। फीडबैक इज़ इम्पॉर्टेंट। जब भी हम कोई काम करते हैं, आया हम कोई बुक पढ़ रहे हैं, बुक के कंटेंट से हमें फीडबैक मिलती है कि वो इंटरेस्टिंग है हमारे लिए या नहीं है। बेस्ड अपॉन कि वो कितना इंटरेस्टिंग है, कितना इजी टू अंडरस्टैंड है, हम बुक को पढ़ते रहते हैं, अदरवाइज़ हम उसको ड्रॉप कर देते हैं। कोई कार ड्राइव कर रहे हैं, बेस्ड अपॉन कि वो कार हमें अपनी विदन फंक्शनैलिटीज़ क्या फीडबैक जनरेट करके दे रही है, जैसे पेट्रोल का इंडिकेशन हो गई, या सीट बेल्ट की इंडिकेशन हो गई, या डोर कोई खुला है नहीं खुला उसकी इंडिकेशन हो गई, ये तमाम चीज़ें। इस तरह ड्राइविंग करते हुए भी हमें आहिस्ता आहिस्ता अंदाज़ा हो रहा था कि इंजन कोई मसला तो नहीं कर रहा है, गाड़ी जो है वो ज़्यादा आवाज़ तो नहीं कर रही है। सिस्टम फीडबैक जनरेट करके दे रहा होता है जिसके अगेंस्ट हम कोई ना कोई एक्शन परफॉर्म करते हैं। लाइकवाइज हम किसी इंसान से बात कर रहे हो तो भी हर इंसान एक फ़ीडबैक जनरेट कर रहा होता है थ्रू कन्वर्सेशन। अगर हम किसी के साथ बात करते हैं, हमें किसी की समझ आती है तो हम उसके साथ कन्वर्सेशन को कंटिन्यू रखते हैं। अगर नहीं समझ आती तो हमने क्या सवाल पूछना है, क्या नहीं पूछना है, ये तमाम चीज़ें जो हैं वो डिपेंड करती हैं कि कन्वर्सेशन किस तरह से चल रही है, एक इनपुट किस तरह से गई है, उसके अगेंस्ट आउटपुट कैसे जनरेट हुई है और अब हमने क्या इनपुट जनरेट करनी है। तो ओवरऑल हम किसी भी चीज़ को देख लें, देयर इज़ अ फीडबैक साइकिल इन्वॉल्व, जिसमें एक इनपुट जाती है, प्रोसेस होती है, रिजल्ट्स जनरेट होते हैं और हम उसको एनालाइज करते हैं। और जब हम इंटरफेसेस की बात करते हैं तो इंटरफेसेस में भी फीडबैक उतनी ही इम्पॉर्टेंट है जितनी रियल वर्ल्ड में इम्पॉर्टेंट है। अगर मैंने साइन इन करना है किसी भी एप्लीकेशन के अंदर, अगर मैं क्रेडेंशियल्स गलत एंटर कर रही हूँ और इंटरफेस मुझे नहीं बताती है थ्रू एनी टाइप ऑफ आइडेंटिफिकेशन या थ्रू एनी टाइप ऑफ मैसेज के क्रेडेंशियल्स गलत हैं, मैं लॉगिन का बटन प्रेस करती हूँ कुछ नहीं होता, फिर लॉगिन का बटन प्रेस करती हूँ कुछ नहीं होता, तो जब तक मुझे फीडबैक नहीं मिलेगी कि मेरे क्रेडेंशियल्स गलत हैं, मुझे पता ही नहीं चलेगा कि मसला कहाँ पर आ रहा है। तो दिस चीज़ के फीडबैक इज़ इम्पॉर्टेंट इन इंटरफेसेस यूज़र को ये बताने के लिए कि उसके काम को किस तरह से हम लेकर जा रहे हैं और किस तरह से आगे वो काम होगा। फीडबैक आप किसी भी तरीके से दे सकते हैं। फॉर एग्जांपल अगर हम अपने टेक्स्ट मैसेजेस की बात करें और हम डिक्टेशन का फंक्शन यूज़ करते हैं, जब हम उस माइक के बटन को प्रेस करके रख रहे होते हैं तो फीडबैक और तरह से जनरेट हो रही होती है, साइनोसाइडल वेव्स आ रही होती हैं जो ये इंडिकेट करते हैं कि हमारी वॉइस प्रोसेस हो रही है। जब हम उस माइक के बटन को छोड़ देते हैं तो एक सर्कल घूमना शुरू कर देता है जो ये इंडिकेट करता है कि अब ये डिक्टेट हो रही है, और बाद में वर्ड्स का आ जाना हमारी स्क्रीन पर ये इंडिकेट करता है कि हमारी वॉइस डिक्टेट हो गई है और वर्ड्स में कन्वर्ट हो गई है। तो दिस इज़ कि किस हिसाब से यूज़र इंटरफेस दे रहा है, आप उसको किस तरह की फ़ीडबैक जनरेट करके दे रहे हैं। फ़ीडबैक जनरेट करते हुए हम इस बात का ध्यान रखते हैं कि फ़ीडबैक हमेशा पोलाइट हो, उन वर्ड्स में हो जिसकी यूज़र को समझ आ जाती हो, नॉन टेक्निकल यूज़र्स के लिए नॉन टेक्निकल वर्ड्स में हो, यूज़र जो है वो उससे आसानी से अपनी इन्फॉर्मेशन एक्सट्रैक्ट कर सके और उसको पता चल सके कि मसला कहाँ पर है और मैंने इस मसले को ट्रबल शूट कैसे करना है या इसको मिटिगेट किस तरह से करना है। इन तमाम कॉन्सेप्ट्स को बताने का या पढ़ाने का मकसद ये था कि जब आप इंटरफेसेस बनाएं तो आप उसमें देख सकें कि हमने किस तरह से यूज़र की एबिलिटीज़ को यूज़ करते हुए इंटरफेस बनानी है, यूज़र के ऊपर से कौन कौन से लोड हटाने हैं और इंटरफेस के साथ डिस्ट्रीब्यूट करने हैं, यूज़र को कौन सी चीज़ें याद रखनी पड़ेंगी, कौन सी याद ना रखनी पड़े, कौन सी चीज़ें हम उसके लिए आसान बना सकते हैं। इंटरफेस का डिज़ाइन इस तरह से किस तरह से बनाना है कि मेंटल मॉडल इजीली क्रिएट हो जाएं, और फीडबैक यूज़र को किस तरह से रिटर्न करके देनी है कि यूज़र इजीली प्रोसेस कर सके उस आउटपुट को जो कि सिस्टम ने जनरेट करके दी है। और लाइकवाइज मेटाफोर्स एंड एनालॉजीज भी हमने इसलिए यूज़ किए हैं कि मेंटल मॉडल क्विकली जनरेट हो सकें। जब यूज़र रियल वर्ल्ड से रिलेटेड चीज़ें देखता है तो क्विकली लर्न कर लेता है। अब जब भी हम कोई इंटरफेस बनाते हैं तो इन तमाम कॉन्सेप्ट्स के साथ साथ जो कि हमने अभी लर्न किए हैं, इन 7 सवालों का ध्यान रखना भी ज़रूरी होता है। ये 7 सवाल इनहेरिट हुए हैं डॉन नॉर्मन की बुक डिज़ाइन ऑफ एवरीडे थिंग्स। एज अ डिज़ाइनर हमें ये देखना पड़ता है कि जो इंटरफेस हम बना रहे हैं क्या वो इंटरफेस जो है यूज़र को इस तरह से हेल्प आउट करती है कि अगर यूज़र के जहन में कोई गोल हो तो इंटरफेस उसको स्टेप बाय स्टेप गाइड करे, उस गोल को किस तरह से अचीव करना है उन तमाम सीरीज़ ऑफ टास्क से गाइड करे, और एंड पर जो भी आउटपुट जनरेट हो यूज़र को बताए कि तुम्हारी इनपुट के अगेंस्ट ये वाली आउटपुट जनरेट हुई है।
तो सबसे पहले तो ये कि हम जो इंटरफेस डिज़ाइन कर रहे हैं, क्या उस इंटरफेस से यूज़र जो है वो इजीली डिटरमाइन कर सकता है कि कौन से फंक्शन पॉसिबल हैं, कौन से नहीं हैं। फिर जो फंक्शन पॉसिबल हैं, उन पॉसिबल फंक्शंस में से उसकी इंटेंट के अगेंस्ट या उसकी इंटेंशंस के अगेंस्ट कौन से एक्शंस को परफॉर्म करने हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर ऑनलाइन शॉपिंग करनी है यूज़र ने और हम उसको दो ऑप्शंस दे रहे हैं, कैश ऑन डिलीवरी या क्रेडिट कार्ड की, तो क्या यूज़र को पता चल रहा है कि ये दो एक्शंस पॉसिबल हैं, और उन दोनों में से कौन सा जो उसने सिलेक्ट करना है वो सिलेक्ट कैसे करना है, स्पेसिफाई कैसे करना है, और बाद में उसको परफॉर्म कैसे करेगा। यूज़र अपने मतलूबा फंक्शन को या अपने मतलूबा ऑप्शंस को सिलेक्ट करने के बाद, सोचने के बाद कि जी मैंने कैश ऑन डिलीवरी करनी है, उस ऑप्शन को सिलेक्ट कैसे करेगा। अब अगर उसने अपनी तरफ से इनपुट्स दे दी हैं सब, तो सिस्टम उसको बताएगा कैसे कि ये तुम्हारी इनपुट्स मुझे रिसीव हो गई हैं। सिस्टम अपनी स्टेट के बारे में उसको कैसे बताएगा, इन अदर वर्ड्स फीडबैक कैसे जनरेट करके देगा। अब जो भी सिस्टम की डिज़ायर स्टेट है या जो भी सिस्टम ने फीडबैक जनरेट करके दिया है, क्या यूज़र के लिए वो परसीवेबल है, क्या वो उस लैंग्वेज में है, या क्या वो उस तरह से हमने जनरेट करके दिया है कि यूज़र उसको इजीली परसीव कर सकता है, उसको देख सकता है कि हाँ इस चीज़ का मतलब ये है। और जब वो उसका मतलब एक्सट्रैक्ट कर लेता है, तो क्या वो उसको अपनी इनपुट के साथ कंपेयर कर सकता है कि जो यूज़र ने इनपुट दी थी ये वाली फीडबैक उसके अगेंस्ट हुई है, ये काम उसके अगेंस्ट हुआ है या नहीं हुआ। अगर उसने कैश ऑन डिलीवरी सिलेक्ट किया था, तो कैश ऑन डिलीवरी ही सिलेक्ट हुआ है या नहीं हुआ। हमने कोई ऐसा मैसेज डिस्प्ले किया है कि हम जब शिपिंग ऑर्डर हो जाएगा, उसके घर तक पहुंच जाएगा, तो ही उससे कैश लेंगे। ये तमाम चीज़ें कि थ्रू गोल, कि यूज़र ने जो गोल जहन में रखा हुआ है, हमने उस गोल को अचीव करवाने के लिए यूज़र को कौन से ऑप्शंस देने हैं, यूज़र किस तरह से आइडेंटिफाई कर पाएगा कि मेरे लिए सबसे अच्छा या बेहतरीन ऑप्शन कौन सा है, उसको परफॉर्म कैसे करेगा, सिस्टम उसको बताएगा कैसे कि ये काम हो गया है, और यूज़र कैसे ये देखेगा कि काम मेरे इनपुट के अगेंस्ट हुआ है या नहीं हुआ। तो दिस साइकिल इज़ जो कि हमें ध्यान में रखना पड़ता है जब हम कोई इंटरफेस डिज़ाइन करते हैं। अब ये यूज़र के एंड पे किस तरह से साइकिल चेंज हो जाता है, यूज़र क्या सोच रहा होगा। जब उसके जहन में कोई गोल होगा, तो वो यही सोचेगा कि मैंने ये काम करना है पर्टिकुलरली। अब इस काम को करने के तरीके कौन कौन से हैं, अब मैं इनमें से कौन सा कर सकता हूँ, मेरी रिक्वायरमेंट से बेस्ट मैच कौन सा है, अब उसको करना कैसे है। अब जब कर लिया है, तो सिस्टम ने इनपुट उस इनपुट के अगेंस्ट फीडबैक कैसे जनरेट किया है, हुआ क्या है, सिस्टम की स्टेट में चेंज कैसे है। सिस्टम मतलब इंटरफेस की स्टेट में, या कोई भी ऐसा सिस्टम जिससे इंटरेक्शन हो रहा है इस टाइम, आइदर एटीएम मशीन है, आइदर लैपटॉप है, मोबाइल है, कोई भी एक्टिविटी हो रही है। अब उसको इंटरप्रेट कैसे करना है कि अब सिस्टम ने जो मुझे एक फीडबैक जनरेट करके दी है, इसका मतलब क्या है, और वो ठीक है भी या नहीं है, मैंने जो इनपुट दी थी उसके अगेंस्ट हुआ भी है या नहीं हुआ। तो दिस इज़ कि जो हम डिज़ाइन जिस तरह से कर रहे हैं, उसके अगेंस्ट यूज़र क्या सोच रहा होगा कि मेरे पास पेमेंट के कितने तरीके हैं, कैश ऑन डिलीवरी भी है, क्रेडिट कार्ड भी। अच्छा, अगर क्रेडिट कार्ड सेलेक्ट कर लिया, तो अब मैंने क्रेडिट कार्ड के लिए डिटेल्स किस तरह से देनी है, वो सिक्योर हैं डिटेल्स या नहीं है, डिटेल्स चली गई हैं, अब ये किस तरह से पेमेंट काटेंगे, कितनी काटेंगे, क्या टैक्स चार्जेस होंगे, कोई हिडन पेमेंट्स तो नहीं है, इन्होंने पेमेंट काट ली है, अब कितने दिन में डिलीवर हो जाएगा ऑर्डर, एंड ऑल दैट थिंग्स, कि यूज़र को साथ साथ पता चल रहा हो कि अब मेरे हर एक्शन के अगेंस्ट क्या प्रोसीजर होगा। इसके बाद हमारे पास दो इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स आते हैं। फर्स्ट इज़ लर्नड हेल्पलेसनेस। लर्नड हेल्पलेसनेस बेसिकली कि यूज़र जो है किसी भी इंटरफेस से कोई टास्क गोल अचीव करना चाह रहा होता है, और उसको पता भी होता है कि ये गोल इस तरह से अचीव करना है, लेकिन इंटरफेस उसको फीडबैक या तो रिटर्न नहीं कर रही होती है, या इंटरफेस उसको जो है वो उसके इनपुट के अगेंस्ट से ही आउटपुट जनरेट करके नहीं दे रही होती है। तो यूज़र जो है वो लर्नड हेल्पलेसनेस फील करता है कि मुझे पता भी है क्या करना है, मैं वो कर भी रहा हूँ, लेकिन दरमियान में से लिंक कहीं ब्रोकन है, सिस्टम मुझे जो है रिक्वायर्ड फीडबैक नहीं दे रहा। फॉर एग्ज़ाम्पल समटाइम आप कोई वेबसाइट यूज़ कर रहे होते हैं, तो वहाँ पर एक पॉपअप मैसेज अपीयर हो जाता है, उनका जो है क्रॉस का जो है बटन, वो वहाँ पर माउस लेकर जाने से या तो अपीयर होता है या फिर अपीयर ही नहीं हो रहा होता है, और हमें फिगर आउट करना पड़ता है कि इस पॉपअप को हम यहाँ से हटाएंगे कैसे, या इसको यहाँ से रिमूव कैसे करेंगे। इसी तरह से समटाइम मोबाइल्स पर जो है वो आ जाते हैं, गेम खेलते हुए एडवर्टीज़मेंट आ जाते हैं, और हमें पता नहीं चलता इस एडवर्टीज़मेंट को यहाँ से हटाएंगे कैसे।
लेकिन हमें पता होता है कि ये एडवर्टीज़मेंट है, ये यहाँ से हट जाएगी, कहीं ना कहीं पे कोई क्रॉस का बटन होगा, लेकिन वो मिल रहा नहीं होता। हमें ये भी पता होता है हमने करना क्या है, लेकिन इंटरफेस हमें हेल्प आउट ही नहीं कर रही होती आइडेंटिफाई करने में कि ये काम इस तरह से परफॉर्म होना है। तो दिस इज़ लर्नड हेल्पलेसनेस। आपने यूज़र को जब भी इंटरफेस बना के देनी होती है तो आपने इस तरह की चीज़ों को अवॉइड करना होता है कि यूज़र जो है वो फील करे कि वो कुछ कर ही नहीं पा रहा। उसके बाद सेकंड कॉन्सेप्ट है एक्सपर्ट ब्लाइंड स्पॉट। जब हम कोई इंटरफेस डिज़ाइन करते हैं, क्योंकि हमारा कंप्यूटर साइंस का बैकग्राउंड है या आपका एज अ स्टूडेंट जो है वो कंप्यूटर के साथ काफ़ी इंटरेक्शन रहा है, तो हम जब भी कोई इंटरफेस यूज़ करते हैं हम उसको क्विकली लर्न कर लेते हैं बेस्ड अपॉन आवर एक्सपीरियंस एंड लर्निंग। लेकिन जब इंटरफेस डिज़ाइन कर रहे होते हैं तब हमें ये नहीं सोचना होता कि जितना अच्छा हमारा एक्सपीरियंस है या बैकग्राउंड है उतना ही अच्छा यूज़र का भी एक्सपीरियंस होगा या बैकग्राउंड होगा। ये सोचना कि यूज़र का हमारे जितना एक्सपीरियंस और बैकग्राउंड है, हम जैसे टेक्निकल वर्ड यूज़ करेंगे यूज़र उसको पिक कर लेगा, जैसी चीज़ें यूज़ करेंगे यूज़र उसको समझ जाएगा, दिस इज़ एक्सपर्ट ब्लाइंड स्पॉट। तो जब भी आपने कोई इंटरफेस बनानी है आपने इस बात का ध्यान रखना है कि यूज़र हमारे तरह एक्सपर्ट नहीं है। आपने यूज़र की इन डेप्थ स्टडी करनी है। नीड फाइंडिंग के जितने भी तरीके हैं वो आप थ्योरी में पढ़ेंगे, उसके बाद आपने इंटरफेस डिज़ाइन करनी है। तो आपने एक चीज़ हमेशा अपने जहन में रखनी है कि आप खुद उस इंटरफेस के यूज़र नहीं हैं, आपने एक्चुअल यूज़र्स को स्टडी करने के बाद ही इंटरफेस डिज़ाइन करना है। तो ओवरऑल समरी इस लेक्चर की ये है कि आपने किस तरह से यूज़र की एबिलिटीज़ को यूज़ करते हुए जो है उसके अगेंस्ट इंटरफेस डिज़ाइन करना है। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर ओल्डर पीपल हैं तो आपने किस तरह से अपने टेक्स्ट को, फ़ॉन्ट साइज़ को, कलर्स को यूज़ करना है। कॉग्निटिव एबिलिटीज़ किस तरह से डिवाइड करने है कि ब्रेन पर कॉग्निटिव लोड ना हो। आप किस तरह से अच्छे कॉन्सेप्ट्स अप्लाई कर सकते हैं कि जो इंटरफेस है वो ज़्यादा से ज़्यादा लोड जो है वो यूज़र से ले सके और अपने ऊपर जो है वो डिवाइड कर सके। किस तरह से इंटरफेस का डिज़ाइन होगा कि यूज़र मेंटल मॉडल क्विकली जनरेट कर सके। अगर आप कोई रियल वर्ल्ड कॉन्सेप्ट इनहेरिट कर सकते हैं मेंटल मॉडल को क्विकली जनरेट करने के लिए तो वो किस तरह से करेंगे। उसके बाद फीडबैक यूज़र को किस तरह से देंगे कि यूज़र को सिस्टम की स्टेट का साथ साथ पता चलता रहे कि मैं इस टाइम इस जगह पर हूँ या इस टाइम इस एक्शन का मतलब ये है, इसके बाद ये एक्शन परफॉर्म होगा, ये एक्शन गलत हो गया तो इसको किस तरह से करना है। किस तरह से एरर्स प्रिवेंट करेंगे कि यूज़र जो है वो कोई एरर कर ही ना सके, या अगर यूज़र ने कोई एरर कर लिया है तो वो उसको ठीक कैसे कर सके, ट्रबल शूट कैसे कर सके। उसके बाद आपने जो है वो एक्सपर्ट ब्लाइंड स्पॉट का शिकार नहीं होना कि आपने कोई ऐसी इन्हांस टेक्निकल टर्म्स या ऐसे कोई इन्हांस्ड कॉन्सेप्ट्स यूज़ नहीं करने जो आपके टारगेटेड यूज़र की अंडरस्टैंडिंग और एक्सपीरियंस से रिलेट ना करते हों। ठीक है, अब आपकी जो असाइनमेंट है, आपने जो हमने लास्ट टाइम फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स बनाई थी उन्हीं के अगेंस्ट अब आप लोगों ने मेंटल मॉडल्स बनाने। आपने देखना है कि आप कोई मेटाफोर या एनालॉजी तो नहीं यूज़ कर सकते। किसी एक कंपोनेंट से आप कॉग्निटिव लोड किस तरह से रिड्यूस करेंगे, आप एरर्स को प्रिवेंट किस तरह से करेंगे और फीडबैक्स को जनरेट किस तरह से करेंगे। आप लोगों को मैं एक टेम्पलेट दिखा देती हूँ, इसका आसान सा एक जो है जो हमने लास्ट टाइम असाइनमेंट बनाई थी उसी को कंटिन्यू करते हुए। फॉर एग्जांपल अगर ये हमारी ऑटोमोबाइल की है असाइनमेंट थी और इसमें हमने जो है फंक्शंस बनाए थे डिफरेंट, उसमें से होम था, सर्विसेज था, लॉगिन था, साइन अप था। अब इसके अगेंस्ट जो है वो हमने तमाम चीज़ें जनरेट करनी है। अगर होम है, होम के बेस पर सिर्फ अगर हम कहते हैं कि कुछ पिक्चर्स हैं और बटन्स हैं मेन्यू के अंदर जिसमें जो है वो हम क्लिक करेंगे और पर्टिकुलर पेज पे चले जाएंगे, तो सबसे पहले मेंटल मॉडल के आपने कंपोनेंट एक्सट्रैक्ट कर लेने हैं कि इंटरेक्टिव कंपोनेंट्स कौन से हैं। अब होम पेज पे हमारे पास बटन्स हैं, फ़िलहाल हम कहते हैं कि हमारे पास सर्विसेज के, कॉन्टैक्ट्स के, ये सारे बटन्स हैं। अब हमने बटन लिख लिया, बटन के अगेंस्ट मेंटल मॉडल जनरेट करने। ये थ्योरी में आपने सही तरह से कॉन्सेप्ट पढ़ा होगा कि मेंटल मॉडल क्या होता है। लैब में हमने क्विक रिवीजन किया लेकिन थ्योरी में आप लोगों ने विद एग्जांपल्स पढ़ा हुआ होगा। बटन इज़ क्लिकेबल, उसके बाद जो है बटन जो है उसकी मैपिंग उस पर्टिकुलर पेज के साथ है, सर्विसेज की मैपिंग सर्विसेज के साथ है, कॉन्टैक्ट्स की मैपिंग कॉन्टैक्ट्स के साथ है। उसके बाद कंस्ट्रेंट क्या है कि हर एक बटन जो है वो सिर्फ एक ही वेब पेज से लिंक करता है, एक बटन दो वेब पेजेस को रिप्रेजेंट नहीं करता। कॉजालिटी क्या है कि जब आप किसी बटन पे क्लिक करेंगे तो यूज़र पर्टिकुलर पेज पर रीडायरेक्ट हो जाएगा। तो ये मेंटल मॉडल है, उसके 4 कंपोनेंट्स अफोर्डेंस, मैपिंग, कंस्ट्रेंट्स एंड कॉजालिटी। उसके बाद मेटाफोर्स एंड एनालॉजीज आप यूज़ कर सकते हैं, नहीं कर सकते, इट डिपेंड्स ऑन योर डिज़ाइन।
अगर मैं यहाँ कहती हूँ कि हर जो बटन है उसके साथ हम आइकॉनिक रिप्रेजेंटेशन भी देंगे, जिस तरह से भी हमने लेक्चर स्लाइड्स में भी एग्जांपल देखी थी, फ़ोन बना हुआ था तो उसके नीचे फ़ोन लिखा हुआ था, म्यूज़िक बना हुआ था तो उसके नीचे म्यूज़िक बना हुआ था, तो दिस चीज़। उसके बाद डिस्ट्रीब्यूटेड कॉग्निशन है। डिस्ट्रीब्यूटेड कॉग्निशन किस तरह से कर रहे हैं कि आइकन्स भी दे रहे हैं, नाम भी दे रहे हैं, तो यूज़र जो है उसके लिए चीज़ों को देखना और मीनिंग एक्सट्रैक्ट करना ज़्यादा आसान है। उसके बाद एरर प्रिवेंशन भी, कि जब यूज़र इजीली इजीली चीज़ों को देख लेगा, उसके लिए चीज़ें जो विजुअल भी होंगी, आइकन्स भी होंगे, साथ में नाम भी लिखे हुए होंगे, तो इस बात के चांसेस बहुत कम हो जाएंगे कि यूज़र किसी गलत बटन के ऊपर जो है वो क्लिक करे। और फीडबैक में हमारे पास करेक्ट एक्शन भी हो सकते हैं और रॉन्ग एक्शन भी हो सकते हैं। करेक्ट एक्शन के अगेंस्ट यूज़र जो है वो उस पेज पे रीडायरेक्ट हो जाएगा, और रॉन्ग एक्शन में या तो आप उसको एरर मैसेज डिस्प्ले कर देंगे, या इंटरनेट डिसकनेक्टिविटी के केस में आप उसको बता देंगे कि इंटरनेट अवेलेबल नहीं है। डिपेंड्स कि आप क्या करना चाह रहे हैं, उसके अगेंस्ट फीडबैक आपने किस तरह से जनरेट करनी है। इस तरह से अगर हमारे पास सर्विसेज का दूसरा कंपोनेंट था, उसके अगेंस्ट अगर हम मेंटल मॉडल सेलेक्ट करें, हम कहते हैं कि सर्विसेज जो है उसके ऊपर जब हम माउस लेकर जाते हैं तो हमारे पास जो है वो ड्रॉप डाउन लिस्ट अपेयर हो जाती है। ये आपका डिज़ाइन है कि आपने किस तरह से डिज़ाइन करना है, या आपने अपनी क्रिएटिव एबिलिटीज़ यूज़ करनी है। आप ड्रॉप डाउन लिस्ट बनाना चाहते हैं, जो भी डिज़ाइन करना चाहते हैं उसमें कौन से कंपोनेंट्स यूज़ होंगे। तो ड्रॉप डाउन लिस्ट की अफोर्डेंस क्या है कि आप उसमें से एक रिक्वायर्ड मेन्यू में से एक रिक्वायर्ड ऑप्शन सिलेक्ट कर सकते हैं। जो ऑप्शन है वो उसी पर्टिकुलर सर्विस से मैप होगा। एक ऑप्शन अगेंस्ट एक ही वेब पेज से लिंक्ड होगा, और कॉजालिटी भी उसकी है कि जब आप उस ऑप्शन पे क्लिक करेंगे, लिस्ट आइटम पे क्लिक करेंगे, तो वो आपको उस पर्टिकुलर वेब पेज पर ले जाएगा। यहाँ पर भी आप 7 आइकन्स यूज़ कर सकते हैं एनालॉजीज एंड मेटाफोर्स में। उसके बाद जो है वो डिस्ट्रीब्यूटेड कॉग्निशन स्ट्रैटेजी नेम के साथ आइकन जो है वो ज़्यादा क्लियरली इंडिकेट कर रहा होगा, आपको सोचना नहीं पड़ेगा। सर्विसेज के साथ अगर आपने सेटिंग्स या कोई टूल्स बनाए होंगे तो इजीली इंडिकेट हो जाएगा कि ये किस किस्म की सर्विसेज हैं। या अगर हमारे पास यहाँ पर सर्विसेज के नाम आ रहे हैं, कार वॉश के साथ आपने कोई पाइप या वाटर इंडिकेशन बनाई होगी, ट्यूनिंग के साथ उसी तरह से कोई आपने टूल्स बनाए होंगे, व्हील अलाइनमेंट के साथ आपने व्हील बनाया हुआ होगा, डेंटिंग पेंटिंग के साथ आपने कोई हैमर बनाया होगा, पॉलिशिंग के साथ कोई चमकता हुआ सितारा बनाया होगा, तो मे बी यूज़र के लिए चीज़ों को गेट करना जो है वो ज़्यादा आसान हो जाए, टेक्स्ट एज वेल एज आइकॉनिक रिप्रेजेंटेशन से, कि ये चीज़ इसलिए है। और सिमिलरली एरर प्रिवेंशन के जब यूज़र के लिए चीज़ें इतनी विजिबल होती हैं तो इस बात के चांसेस कम ही होते हैं कि यूज़र किसी गलत चीज़ के ऊपर क्लिक करेगा। उसके बाद लॉगिन है। लॉगिन में यूज़र नेम है, पासवर्ड है, लॉगिन बटन है। तो अगर हम कंपोनेंट्स देखेंगे तो इसमें बटन और टेक्स्ट फील्ड्स आ जाएंगी। तो बटन की अफोर्डेंस ये है कि बटन क्लिकेबल है, और टेक्स्ट फील्ड की अफोर्डेंस ये है कि टेक्स्ट फील्ड में हम टेक्स्ट एंटर कर सकते हैं। बटन जो है वो मैप करता है यूज़र के अकाउंट से, यूज़र नेम की टेक्स्ट फील्ड मैप करती है यूज़र की आइडेंटिटी से, और पासवर्ड की टेक्स्ट फील्ड जो मैप करती है वो सिक्योरिटी की, जो भी हमारा पासवर्ड होता है लॉगिन करने के लिए, उससे मैप करती है। अब कंस्ट्रेंट्स क्या हैं? लॉगिन का बटन, ये हमने कंस्ट्रेंट भी खुद ही डिफ़ाइन करनी है। कुछ इंटरफेसेस ऐसी होती हैं जो लॉगिन का बटन जो है वो क्लिकेबल रखती हैं, आप कभी भी क्लिक कर सकते हैं उसको, और वो आपको फिर एरर मैसेज जनरेट करके देती हैं अगर आपने एंटर नहीं किए हुए क्रेडेंशियल्स के। काइंडली क्रेडेंशियल्स ऐड कर लें। कुछ इंटरफेसेस ऐसी हैं कि जब तक आप पूरा फॉर्म नहीं फिल करते वो आपको एंड बटन क्लिक ही नहीं करने देती, वो क्लिकेबल होता ही नहीं है। तो यहाँ मैंने कंस्ट्रेंट डिफाइन किया कि लॉगिन का बटन जो है वो तभी क्लिकेबल होगा जब यूज़र जो है वो दोनों फील्ड्स को एंटर कर लेगा। यूज़र नेम सिर्फ कैरेक्टर्स ही होंगे, आप डिजिट्स नहीं एंटर कर सकते, और पासवर्ड में जो है वो एक कैपिटल लेटर या स्पेशल कैरेक्टर होना लाजमी है। तो ये कंस्ट्रेंट्स आप अपनी रिक्वायरमेंट्स के अकॉर्डिंग भी सेट कर सकते हैं। कॉजालिटी में जब भी लॉगिन बटन क्लिक होगा तो उसके अगेंस्ट एक्शन परफॉर्म होगा, या तो यूज़र अपने होम पेज पर चला जाएगा, या फिर रॉन्ग क्रेडेंशियल्स के केस में जो है उसको एरर मैसेज डिस्प्ले हो जाएगा। अब यहाँ पर आप यूज़र आइकन यूज़ कर सकते हैं या की का आइकन यूज़ कर सकते हैं मेटाफोर्स एंड एनालॉजीज में। डिस्ट्रीब्यूटेड कॉग्निशन में आप जो है वो आइकन जो है वो बताएंगे बेहतर तरीके से। फॉर एग्जांपल अगर आपने साथ टेक्स्ट में नहीं लिखा हुआ यूज़र नेम और पासवर्ड, आपने सिर्फ टेक्स्ट बॉक्सेस बनाए हुए हैं और उसमें आपने जो है वहाँ पर यूज़र नेम पे सिर्फ आइकन लगाया हुआ है और पासवर्ड की जगह सिर्फ की लगाई हुई है, जैसे कि लेटेस्ट मोबाइल इंटरफेसेस में होता है, तो यूज़र क्या उससे इन्हांस कर उससे उसकी
उस आइडेंटिफिकेशन से इजीली पिक कर सकता है, उसका मेंटल मॉडल बिल्ड हो जाता है कि आप उसको ज़्यादा सोचना तो नहीं पड़ा कि मेरे पासवर्ड किस फील्ड में एंटर करना है और अपना यूज़र नेम किस फील्ड में एंटर करना है। तो आप किस तरह से डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं कॉग्निशन। बाद में ये कॉग्निशन जो है वो आपके क्रेडेंशियल्स सेव करने से भी डिस्ट्रीब्यूट हो जाती है कि यूज़र को बार बार अपने क्रेडेंशियल्स नहीं ऐड करने पड़ते हैं, आप सेव कर देते हैं और वो उसके सिस्टम में सेव रहते हैं, और जब भी वो उस इंटरफेस पे आता है वो सिर्फ लॉगिन के बटन पे क्लिक करता है या ऑलरेडी लॉग्ड इन होता है पर्सनल डिवाइसेस पे। तो दिस इज़ वन अदर वे ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन कॉग्निशन। उसके बाद एरर प्रिवेंशन है, आप विजुअल इंडिकेशन दे दें कि कौन सी फील्ड्स जो है उसमें लाजमी डाटा एंटर करना है। उसके बाद जो है लॉगिन का बटन भी तभी इनेबल होता है जब आप दोनों क्रेडेंशियल्स ऐड कर लेते हैं, तो ये भी एक तरह से एरर प्रिवेंशन है कि यूज़र जो है जब तक क्रेडेंशियल्स को ऐड नहीं कर लेता आप बटन को इनेबल करते ही नहीं हैं। फिर फीडबैक है, अगर यूज़र सही क्रेडेंशियल्स ऐड करता है तो होम पेज पर चला जाता है, और गलत क्रेडेंशियल्स ऐड करने पे या मिसिंग क्रेडेंशियल्स ऐड करने के केस में जो है वो आप उसको उसी लिहाज से मैसेज जनरेट करके देते हैं। अब आपने भी अपने इंटरफेस के अगेंस्ट जो आपने फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स बनाई हुई हैं, डॉक्यूमेंट्स बनाया हुआ है, उसके अगेंस्ट आपने हर कंपोनेंट के अगेंस्ट जो है ना वो आपने इसी तरह से टेबल जनरेट करना है, उसमें ये तमाम चीज़ें लिखनी है। ये तमाम चीज़ें आप क्यों लिख रहे हैं ये आपको बाद में हेल्प आउट करेंगी कि बेस्ट मेथड या बेस्ट इंटरफेस के कंपोनेंट्स कौन से हैं जो आप यूज़ करेंगे। फॉर एग्जांपल अगर यहाँ मैंने ड्रॉप डाउन लिस्ट यूज़ की है, आपको अगर ड्रॉप डाउन लिस्ट सूटेबल नहीं लगती है तो यहाँ पे आप सीरीज़ ऑफ बटन्स भी यूज़ कर सकते हैं। तो इट डिपेंड्स कि आप क्या यूज़ करना चाहते हैं, आप किस तरह से इंटरफेस को ज़्यादा बेहतर बनाएंगे, आपके मेंटल मॉडल्स या आपकी रिक्वायरमेंट्स उसी तरह से जनरेट होंगी। ये डॉक्यूमेंट आपको इस बात में भी हेल्प आउट करेगा कि आपने कंस्ट्रेंट्स किस तरह से अप्लाई करनी है, फीडबैक्स किस तरह से जनरेट करके देनी है यूज़र को। आपने इसी तरह से हर कंपोनेंट के अगेंस्ट है वो अपना टेबल जनरेट करते जाना है। साइन अप के अगेंस्ट टेबल बनाना है, फिर कॉन्टैक्ट्स के अगेंस्ट और सर्विसेज के अगेंस्ट कि यूज़र क्या क्या कर सकता है, क्या क्या नहीं कर सकता। और ये आपने जो है ये आपकी थर्ड असाइनमेंट होगी फॉर लैब। विद दिस लेट्स एंड दिस सेशन। अगर आपको कोई भी सवाल हो तो आप अपने रिस्पेक्टिव जो है वो कोर्स इंस्ट्रक्टर से जो है वो पूछ लीजिएगा।